साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों, आज की लर्निंग क्लास में हम कुछ ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेके। अभी एक रिसेंट जो है मैं फैसला पढ़ रहा था एमपी हाई कोर्ट का, तो उसमें 5 बेसिक क्वेश्चंस जो है बनाए गए और 2 जो है एडिशनल क्वेश्चन बनाए गए और उस पर आंसर जो है मांगा गया डिफेंस का। जब डिफेंस उत्तर नहीं दे पाया तो वहाँ पर जो इसका नुकसान था वो भुगतना पड़ा क्लाइंट को। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि ओरिजिनल कैसेट जिसमें एलिस्ड कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड किया गया है डिमांड का, वो अगर कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात है कि कोई विटनेस मटेरियल है और वो इस केस में हॉस्टाइल हो जाए तो उसका क्या फ़र्क केस में पड़ेगा। सर्टिफिकेट जो प्रोड्यूस हुआ है बिफोर द कंसर्न ट्रायल कोर्ट, उसमें प्रॉपर जो है वर्डिंग्स नहीं है 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो वहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कैसेट प्रोड्यूस नहीं हुई है इन प्रॉपर सील कवर और जो विटनेसेस हैं जिन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम, उनके बयानों में जो है विरोधाभास है रिगार्डिंग द सीलिंग ऑफ कैसेट, तो वहाँ पर उस कैसेट की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर कैसेट जो है कोर्ट में प्ले हुई है और उसमें कोई वॉइस नहीं है तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। और ट्रायल कोर्ट की ड्यूटीज़ क्या है टूवर्ड्स द डिफेंस विटनेस, इस पर क्या लिटरेचर जो है कानून में अवेलेबल है। अब आते हैं 2 एडिशनल क्वेश्चंस के ऊपर कि आईओ ने अगर प्रॉपर वॉइस का वेरिफिकेशन नहीं किया है तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, और क्या आईओ वॉइस का वेरिफिकेशन कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो क्या ये प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेगा या नहीं करेगा। कैसेट रिकॉर्डर अगर प्रोड्यूस नहीं हुआ है बिफोर द कंसेंट ट्रायल कोर्ट तो ऐसे कॉन्वर्सेशंस पर रिलाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं हर करप्शन केस में, जिसका आंसर जो है आपको ही खोजना है। अगर क्वेश्चंस का प्रॉपर उत्तर जो है खोजने में असमर्थ है तो वहाँ पर दिक्कत आपके लिए हो सकती है। फिर भी एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी स्कोप ऑफ सस्पिक्शन और डाउट। अगर हल्का सा भी स्कोप है सस्पिक्शन का या डाउट का तो वहाँ पर केस जो है स्टैंड नहीं करेगा। क्लियर है बात ये। अब साथियों, मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि जो एक रिसेंट जजमेंट है उसके अनुसार अगर हम डिमांड को देखें तो डिमांड में जो प्राइमरी एविडेंस है वो है खुद परिवादी, क्योंकि वो वही व्यक्ति है जो आपसे मिला है, जिसके संबंध में काम आपके पास जो है पेंडिंग था, लगातार जो है वो आपके पास में आता है और गुजारिश करता है कि भाई काम कर दो, और उसका ये आरोप होता है कि भाई ये काम करने के पेटे जो हैं मुझसे कंसर्न आरोपी ने पैसे मांगे और लगातार जो है मांग कर रहा है और अल्टीमेटली मैं रुपया देना नहीं चाहता हूँ, इसको जो है ट्रैप आउट किया जाए। इन प्रोसीडिंग्स पर सबसे पहले होता है वेरिफिकेशन, फिर होता है प्री ट्रैप, फिर होता है पोस्ट ट्रैप, जिसमें एलिस्ड अक्यूज अगर कोई पैसा ले रहा है तो उसको ट्रैप आउट किया जाता है, और अगर पैसा नहीं लिया है तो वहाँ पर ट्रैप तो फेल हो जाता है। पर ये कहते हैं कि चूंकि डिमांड है और उसकी सक्षम साक्ष्य के पास में है जो कि रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में होती है, तो वहाँ पर यूजुअली सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में चालान पेश किया जाता है। साथियों, इस केस का नाम है श्रीमती ए चौरसिया और सामने जो अपोजिट पार्टी है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जजमेंट है 13/3/2024 का। इसमें अक्यूज जो है कन्विक्ट हुआ, कुछ गलतियां देखिए मुझे अक्यूज के पार्ट पे कि उससे क्या एरर्स रही। वो एरर अक्सर हम लोग कर रहे हैं अगर हम केस कंटेस्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि कन्विक्शन रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप कोई डिफेंस पॉइंट लेके चल रहे हो तो उसके साथ साथ जो मटेरियल विरोधाभास है उस पर भी जो है आपको काम करना पड़ेगा। अगर उस पर हम काम नहीं करेंगे तो वहाँ पर दिक्कत हमारे लिए ही होगी। आप जब भी केस को कंटेस्ट कर रहे हो, इसलिए आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि आप केस को प्रॉपर रिव्यू किया करो। प्रॉपर रिव्यू मीन्स उसको तसल्ली से लेके बैठना है, और सबसे पहले आपको रीड आउट करना है कम्प्लीटली एफआईआर को। दूसरी बात, आपको कम्प्लीटली रीड करना है चार्जशीट को, और इसके साथ साथ जो केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस आए हैं बयानों और कंसर्न फर्दों में, उसको रीड आउट करना है, और उसमें क्या क्या एरर्स या क्या क्या कमियां आपको दिखती है उसको जो है पॉइंट आउट करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारी अप्रोच जो है टूवर्ड्स केस वो होगी बिल्कुल कैजुअल, और अगर कैजुअल अप्रोच से केस को लड़ा जाएगा तो हम कभी भी केस में सक्सीड नहीं हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष जो है ध्यान रखना है। क्लियर हो गया आपको। तो मेरा प्राइमरी सबमिशन आपको ये है कि डिमांड, एक्सेप्टेंस, रिकवरी, सपोर्टिंग एविडेंस जो पुलिस ने रिकॉर्ड करी है, मीन्स एसीबी ने रिकॉर्ड करी है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जिसको मेमोरेंडम या फर्दों के फॉर्मेट के अंदर जो है तैयार किया गया है बाय द कंसर्न एजेंसी,
उसका आपको एक प्रॉपर मैप जो है तैयार करना पड़ेगा और उसमें क्या क्या एरर्स आपको अपरेंटली दिख रहे हैं, क्या क्या मिसमैच आपको अपरेंटली दिख रहा है, उसको नोट डाउन करते हुए चलना होगा। क्योंकि हम क्या अपना डिफेंस जो है बताने में लग जाते हैं, ये हमसे होती है प्राइमरी गलती। आपको अपने डिफेंस पर काम करने से पहले काम करना है कि उनकी गलतियां क्या हैं, जिसको हम कहते हैं रिव्यू करना। अगर आपने रिव्यू में उनकी गलतियां ही नहीं पकड़ी, उसको पॉइंट आउट ही नहीं करा, उसके बाद आपने डायरेक्टली अपना डिफेंस ही पुटअप कर दिया, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी कम होती है केस को जीतने की। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप केस कंटेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रोसिक्यूशन के डॉक्यूमेंट्स का, जो मैंने आपको बताए हैं, उसका एक प्रॉपर जो है आपको रिव्यू करना है। साथियों, अब हम लेते हैं बेसिक बात को जो कोर्ट ने यहाँ पर डिस्कस किया, सेक्शन 7 को और सेक्शन 13 को। सेक्शन 7 जो है रिसेंटली अमेंड हुआ है, आप सबको मालूम है। पहले परिभाषा क्या थी कि हुएवर बीइंग और एक्सपेक्टिंग टू बी अ पब्लिक सर्वेंट obtain or accept or agree to accept or attempt to obtain from any person for himself or for any other person any gratification other than legal remuneration as a motive or reward for doing or for bearing to do any official act or for bearing to show in exercise of his official function favor or disfavor to any person or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person with central government or with state government, with parliament, with legislature of any state or with any local authority, corporation or government company referred to in clause number C of section 2 or with any public servant whether named or otherwise shall be punishable with imprisonment which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। ये है पुरानी परिभाषा। और एक बात जो है ध्यान रखना कि लोकायुक्त एक्ट जब आया था तो उसने पनिशमेंट को पहले ही इंक्रीज़ कर दिया था। तो पनिशमेंट जो था पहले वो 7 ईयर था और अब भी जो है 7 ईयर है। बट अब अंतर क्या आ गया कि अब तो मस्ट है कि ही मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट। दूसरी बात, वो ऑब्टेन करे या एक्सेप्ट करे किसी अनड्यू एडवांटेज को, किसी को फेवर करने के लिए या डिसफेवर करने के लिए अपनी ऑफिशियल पोजीशंस को मिसयूज़ करते हुए। ये मिसयूज़ वो स्वयं भी कर सकता है या किसी अन्य के द्वारा भी जो है वो करा सकता है। ये प्राइमरी शर्तें हैं सेक्शन 7 के लिए। बट नीरज दत्ता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सेक्शन 7 तभी अप्लाई होगा कि जब अगला आपको ऑफर दे रहा है और आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आप डिमांड कर रहे हो और अगला जो है आपको ब्राइब दे रहा है तो किसी भी रूप में सेक्शन 7 जो है अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 7 के लिए प्राइमरी शर्त यही है कि वन इज़ गोइंग टू मेक एनी ऑफर टू यू एंड यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द सेम। क्लियर हो गया आपको। और सेक्शन 13, हालांकि मैं कुछ लिटरेचर पढ़ रहा था, उसमें काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग स्थिति है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की साइट पर जाकर देखेंगे, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का रिसेंट PDF अवेलेबल मिल जाएगा आपको, इसको हम बोलते हैं बेरड। तो वहाँ पर 13(1)(c), 13(1)(d) और 13(1)(e) पिक्चर से कायम देखे मेरे तो, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि सब 13(1)(c), D और E आज तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। इवन इंडियन कोर्ट्स में जो है उस पर चार्जेस जो है फ्रेम कर रही है, जबकि ये सेक्शंस जो हैं हट चुके हैं। क्योंकि देखो, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की साइट पर कुछ है और वो PDF फॉर्मेट में है और एक ऑथेंटिक सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, तो हमको उस पर जो है बिलीव करना होगा। तो इस पॉइंट से भी हमको केस को जो है देखना पड़ेगा। साथियों, एक बात जो है यहाँ पर आप नोट कर लें कि नीरज दत्ता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि करप्शन के केस में ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट एविडेंस हो। अगर एविडेंस इनडायरेक्ट भी है तब भी अक्यूज जो है वो कन्विक्ट हो सकता है। यहाँ पर साथियों बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है हम लोगों को कि हम लोग जब जेरा करते हैं परिवादी से, तो हम बेसिकली उन पॉइंट्स पर जेरा करते हैं जो हमको कंफर्टेबल लगते हैं और उन जेरे को करके हम लोग खुश हो जाते हैं। जेरे का मतलब है क्रॉस एग्जामिनेशन। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जब भी कोई आदमी काम करता है तो उसके दो पहलू होते हैं। एक ऐसा पहलू जो दिखाई दे रहा है और एक ऐसा पहलू जो दिखाई नहीं देता है। जो पहलू दिखाई नहीं दे रहा है उस पर हमें काम करना है। और हर आदमी, चाहे वो कोई भी हो, ये गलती करेगा ही करेगा अगर वो आपको फंसाने की नीयत से काम कर रहा है। एक्चुअली आपको मैं बात स्पष्ट कर दूं कि आज के टाइम पर हर आदमी के टच में कोई ना कोई अधिकारी या कोई ना कोई एडवोकेट या कोई ना कोई जज तो रहता ही रहता है। क्योंकि रिलेशनशिप हमारे जो है काफ़ी वाइडर हो चुके हैं। हो सकता है कि मेरे घर वाले में से कोई बंदा जो है अच्छा डॉक्टर हो, या कोई अच्छा जज हो, या कोई अच्छा वकील हो, या कोई अच्छा जो है कारोबारी हो, या पुलिस में हो। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आज हर आदमी का सर्कल जो है बड़ा है और हर आदमी का अपना अपना सर्कल है। मतलब उसके फ्रेंडशिप में, उसके रिलेटिव में, घर में कोई ना कोई अच्छे अधिकारी या बड़े अधिकारी जो है मिल सकते हैं, या इसके मिलने की पूरी संभावना है। तो परिवादी जब जाता है ACB के कार्यालय या विजिलेंस के कार्यालय या CBI के दफ्तर में, तो ये बात अब नोट करना
कि उसकी रिपोर्ट पर इमीडिएटली जो है वो एक्शन शुरू हो जाता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा होता ही नहीं है। वो जाता है, कई बार उनसे मिलता है, कई बार इस बारे में मीटिंग होती है, उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट लिख के दी जाती है, उसके बाद आगे प्रोसीड किया जाता है। और आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि परिवादी की कॉल लोकेशन, परिवादी का बार बार उनसे मिलना और उनसे फ़ोन कम्युनिकेशन, यहाँ पर एक मटेरियल एविडेंस है। आप लोग आरटीआई, आप लोग सेक्शन 91 सीआरपीसी की पावर्स इंसेप्शन पे यूज़ करते नहीं हो। 2-3 साल बाद जब एविडेंस ख़त्म हो जाती है या एविडेंस के कोर्ट में आने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, तब आपकी जाग जो है खुलती है। ये गलतियाँ मत करो, आप इंसेप्शन पे ही अलर्ट रहो। अगर इंसेप्शन पे अलर्ट है तो वहाँ पर हमें काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और ऐसे कई मामले हैं जहाँ पर कोर्ट ने 91 सीआरपीसी में जो कॉल लोकेशन है उसको मंगाया है, इवन मध्य प्रदेश के अंदर भी, और स्टेट ने वहाँ हरदम जो है इस बात का अपोज किया है। अब स्टेट एक तरफ तो कहते हैं कि भाई हम बहुत जेन्युइन है, हम एक न्यूट्रल एजेंसी है, हम एक प्रॉपर जांच कर रहे हैं, वहीं अगर प्रॉपर एविडेंस मंगाना चाहता है अक्यूज तो उस पर जो है अपोज क्यों करते हैं। तो ये मटेरियल पॉइंट हो सकते हैं जिस पर आपको जो है काम करना है। दूसरी बात, परिवादी ने जो रिपोर्ट लिख कर दी उसकी मनोस्थिति क्या थी, वो रिपोर्ट किसने लिखी, रिपोर्ट लिखने से पहले उसके सामने क्या क्या फैक्ट्स थे, रिपोर्ट लिखने में टाइम कितना लगा, फिर रिपोर्ट पर उसके वेरिफिकेशंस क्या हुए, किस किस ने बयान लिए, ये मटेरियल बातें होती हैं, ये अपने को देखनी होती है, जो कि यूजुअली अपन जो है अवॉइड करते हैं, इस पर अपन काम ही नहीं करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पंच विटनेस की पोजीशन में देखनी होती है और इसमें विरोधाभास जो है क्रिएट करने होते हैं। टर्निंग हॉस्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप बरी हो गए, ये बात दिमाग में रखिएगा। टर्निंग हॉस्टाइल में भी रेलिवेंट फैक्टर कि आपको वो बरी होने में सहायक हो सके, बट मोटी मोटी बात ये है कि हॉस्टाइल करते हुए भी हमें उन फैक्ट्स को रिकॉर्ड पर रखना होता है कि जहाँ से डिफेंस जो है वो हो रहा हो प्रोबलाइज। ओके, सेक्शन 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को हमको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। अगर हमने किसी फैक्ट को डाउटफुल नहीं करा, उस पर जिरे नहीं करी, तो वो फैक्ट जो है स्टैंड बाय करेगा और कोर्ट उस स्लाइड में सेक्शन 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या सेक्शन 114 सब क्लॉज जी इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो है प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो लड़ाई चलती है कोर्टों में अक्सर वो चलती है वॉइस रिकॉर्डिंग के ऊपर, क्योंकि जब कंसर्न्ड विजिलेंस टीम या कंसर्न्ड एसीबी या कंसर्न्ड लोकायुक्त या कंसर्न्ड सीबीआई आपसे कहती है वॉइस सैंपल दीजिए, या तो वॉइस सैंपल देते हो या नहीं देते हो। हालांकि कानून में जो है कोई प्रोविज़न नहीं है जिसके तहत आपको बाध्य किया जा सके। और आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ओंकार बनाम स्टेट और असम में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्टता कहा है कि अगर आप वॉइस सैंपल नहीं भी देते हैं तो कोई भी एडवर्स प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। बट बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि जो लोग वॉइस सैंपल दे चुके हैं या जिनका CFSL रिपोर्ट जो है फाइल पर है, और कहीं पर ऐसा भी होता है कि प्राइमरी एविडेंस जो है फाइल पर आ जाती है, तो उस सिनेरियो में हम लोग जो है इस पर जिरह करते ही नहीं है। आपको ट्रांसक्रिप्शन को और प्रोसिक्यूशन स्टोरी को मिसमैच करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर नहीं करोगे तो वहाँ धोखा खा जाओगे। और वहाँ पर महेश PS बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का बेसिक जजमेंट है, ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने पारित किया है। ये जजमेंट है 26 मई 2023 का, इस पर विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा CFSL के संदर्भ में एक बात स्पष्ट कर दूं मध्य प्रदेश जोन को लेकर खासकर, कि वहाँ पर CFS के कोई भी एक्सपर्ट, चाहे वो हैंड वॉश को लेकर हो या अपने वॉइस रिकॉर्डिंग को लेकर हो, वो एग्जामिनेट नहीं होते हैं। तो यहाँ एक बेहतरीन मौका है हमारे पास, क्योंकि केशव दत्त बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब तक उनका एक्सपर्ट नहीं आएगा तो उनकी रिपोर्ट पे जो है रिलाई नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि अगर उनकी रिपोर्ट फाइल पर है और हमारे खिलाफ है, खासकर केस ये कि वॉइस जो है मैच कर रही है, तो उस सिनेरियो में हमें हमारे एक्सपर्ट से भी जांच करानी पड़ेगी। और कई ऐसे CFSL के डायरेक्टर हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और कई ऐसे प्राइवेट एक्सपर्ट हैं जो इस फील्ड में एक्विंट हैं, जिनको ISO पैरामीटर मालूम है, वो इसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है, यही निवेदन है कि आप सैंपल के सिनेरियो में ऑडियोग्राफी, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट जरूर करें। और आजकल पॉसिबिलिटी ये भी है कि AI टूल का यूज़ होकर जो है आजकल कई लोग आवाज़ को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपने अभी यूट्यूब पर देखा होगा रिसेंटली कि किशोर कुमार जी जो इस देश के बेहतरीन सिंगर हैं, वो नहीं रहे, पर उनकी आवाज़ को मैनिपुलेट करते हुए और AI टूल का यूज़ करते हुए उसी आवाज़ में दूसरों के गाने जो है जो रिकॉर्डेड हैं उसको जो है वापस से रिकॉर्ड किया गया है या उसको रिप्रोड्यूस किया गया है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब मैनिपुलेशन इतने बड़े लेवल पे पॉसिबल है, तो आप तो एक आम इंसान हो। तो कहने की बात है कि आज इतने डिवाइसेस जो है अवेलेबल हैं। आज आप देखो ये टेक्नो का फ़ोन है और आप जान के बड़ा आश्चर्य करोगे कि उसमें भी वॉइस चेंज का ऑप्शन है कि आपने लड़के की आवाज़ चेंज कर दी, लड़की की आवाज़ चेंज कर दी, या किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ चेंज कर दी। तो कहने की बात है कि आज के टेक्नोलॉजी के टाइम में जब मैनिपुलेशंस पॉसिबल हैं, तो साइबर एक्सपर्ट की हेल्प से हम जो एग्जैक्ट फाइल है उसमें कोई काट छाट तो नहीं है, ये हम रूल आउट कर सकते हैं। वो ऑडियो फाइल जो प्रोड्यूस हो रही है कोर्ट में और जो आपको दी गई है उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है, इस पर हम काम कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि AI टूल का यूज़ हुआ, इस पर हम काम कर सकते हैं। हैश वैल्यू वेरिएशंस तो नहीं है, इस पर हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा ISO पैरामीटर्स को यूज़ किया गया है या नहीं किया गया, इस पर हम काम कर सकते हैं। तो आप अपने केसेस को कैजुअल में ना लें। अगर केसेस हैं तो ये मान के चलिए कि अबाउट टू बी या कैंसर है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कैंसर है, तो कुल मिला के आप ये मान के चलना कि लीगल फील्ड में आप एक कैंसर का इलाज कर रहे हैं। तो वो इलाज कैसे होता है, जिसमें दुआएं भी चाहिए और दवाई भी चाहिए। तो दुआओं के लिए तो आप जाओ बालाजी के मंदिर, और दवाओं के लिए आपको 4 काम करने हैं। सबसे पहला काम कि खुद अपने स्तर पे अपने केस का पूरा रिव्यू करना है। रिव्यू मीन्स डॉक्यूमेंट्स को देखना है, एरर्स निकालने हैं। दूसरा करना है ब्रीफ, मीन्स आपका डिफेंस थ्योरी क्या है उस स्टैंड को मैच करना है विथ द थ्योरी ऑफ मिसमैच। तीसरा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसकी प्रॉपर जांच करवानी है। और चौथी बात है कि कोर्ट में जब केस को रख रहे हो तो आप एटलन जीरा किया करो। कई बार जज कहता है कि भाई ये क्वेश्चन मत पूछो, ये बेकार है। देखो, जब सज़ा हो जाएगी या बरी हो जाओगे तो वो जज साहब या वो वकील साहब काम नहीं आएंगे, काम आपकी फाइल आएगी। आपका जो भी पॉइंट है उसको बनाते हुए चलो, कैजुअल अप्रोच मत रखो। सारे क्वेश्चंस घर से लिख के ले जाओ, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूछना है, एट लेंथ पूछने हैं। मौके पे कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है तो उसकी लाइट में स्लाइड जो रिव्यू बना हुआ है उसकी लाइट में आप उसको जो है वर्कआउट कर सकें। तो मेरा सबमिशन ये है कि जितना हम अलर्ट रहेंगे, जितना हम वर्कआउट करेंगे, उतना हमारे लिए फ़ायदा है, अदरवाइज़ हम जो है मारे जाएंगे। तो ये मेरा सुझाव है, आप सबको निवेदन है कि इस पर अमल कर लो। अगर आपने अमल नहीं करा और आप जीरा के भरोसे बैठ गए तो वैसे केस को हार जाओगे। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि हर जंग जब लड़ी जाती है तो उसमें हर चीज़ जायज़ है। पर यहाँ पर जो जंग लड़ी जा रही है वो है दिमाग की जंग, और यहाँ भी एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर की थ्योरी चलेगी। बट आपको कोई सिरा नहीं छोड़ना है, जो भी सिरे हैं वो लीगल आपको वाइंड अप करने हैं, तभी अपन जो है निकल पाएंगे। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं रहेगा लड़ने का, वैसे सज़ा आपको वैसे हो जाएगी। तो कहने की बात है कि हम इतना खर्चा भी कर रहे हैं, अच्छे से वकील भी बुक कर रहे हैं, हम इतना वर्कआउट भी कर रहे हैं, उसके बाद भी हार रहे हैं। उसका मेन कारण ये कि हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर काम करना भी सीखे नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर काम करो, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट करो। और इस केस में सबसे अच्छा जो पॉइंट था कोर्ट ने रखा, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि डिफेंस ऐसे कोई थ्योरी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया कि यहाँ पर जो एलिस कैसेट्स हैं या सीडीज़ हैं या जो भी रिकॉर्डिंग है वो टेम्पर्ड हो। तो कहने की बात है कि कोर्ट ने आपको ये दे दिया क्लू बचने का, कि भाई आप ये अगर प्रूव कर दो कि ये टेम्पर्ड है तो वहाँ पर डिमांड को डैमेज करने में काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इस रामबाण को, इस आदेश को, या इस गाइडलाइंस को, या इस युक्ति को, जो मैंने नहीं खुद जज साहब ने बताई है, दिमाग में सेट कर लो। उनका कहना है कि आप अगर ये शो कर पाते हो कि ये टेम्परिंग है, या ये शो कर पाते हो कि वॉइस जो है मिसमैच है, या ये शो कर पाते हो कि चीज़ें जो हैं आपस में मैच नहीं कर रही हैं, उसमें हाईली विरोधाभास है या कॉन्ट्रडिक्शन है, तो वहाँ पर उसका फ़ायदा जो है डेफिनेटली मिल जाएगा आपको। तो उन्होंने क्या रखा अपना मत इस केस के अंदर, कि ऐसे कोई भी एविडेंस जो है डिफेंस रख ही नहीं पाया कि सैंक्शन डिफेक्टिव कैसे है, या करेंसी नोट का सीजर जो है वो डाउटफुल कैसे है, क्योंकि डाउट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, या जो सॉल्यूशंस जो सीज हुए हैं बाय द सीबीआई उसमें क्या मिसमैच है, उस पर हम जीरे नहीं करते। अब सैम्पलिंग कैसे हो रहा है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, इसके लिए भैया आपको पढ़ने पड़ेंगे सीबीआई मैनुअल्स। इसके लिए जो डिफरेंट मैनुअल्स बने हुए हैं डिफरेंट स्टेट के लिए, वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। इवन यू आर रिक्वायर्ड टू रीड सीबीसी मैनुअल, तब तो जीरा बनेगी प्रॉपर। अदरवाइज कैजुअल जीरा में 3 क्वेश्चन पूछ लो, खुशी आपको मिल जाएगी, खुशी उनको मिल जाएगी, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जो बेसिकली डिमांड है, वो डिमांड किस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डिमांड कैसे सस्पेक्टेड है, डिमांड को कैसे बनाया गया है, और कैसे एक स्टिंग किया गया है, वो स्थिति आपको शो करनी पड़ेगी। तो अगर ये सब चीज़ें आप शो नहीं कर पाते हो तो आप इस केस में जीत ही नहीं सकते हो। तो इन बातों का जो है विशेष ध्यान रखें और इसको अनुपालन में लेते हुए अपने केस पर जो है प्रॉपर वर्कआउट करें। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।